दूरदर्शन देखने वाले सभी किसान भाइयों को ऋतु की नमस्कार। किसान भाइयों, हम समय समय पर आपको पशुओं से संबंधित जानकारी देते रहते हैं। ऐसी ही एक नई जानकारी, नए विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमने हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर अमित सांगवान जी को, जो कि एक पशु स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे पहला प्रश्न ये है कि डेयरी पशुओं में प्रमुख उदर के कौन कौन से अंग हैं, उनकी संरचना कैसी है? डेयरी पशु में मुख्यतः गाय व भैंस हमारे प्रदेश में पाले जाते हैं और इन पशुओं के अंदर उदर या हम कहें कि पेट की जो अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग भाग हैं या अंग हैं, उनकी संरचनाएं काफ़ी अलग होती हैं। पशु के अंदर जो पेट है वो मुख्यतः 4 भागों में विभाजित होता है, या हम कहें कि पशु या डेयरी पशुओं के अंदर पेट के चार कंपार्टमेंट होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है रूमन। रूमन सबसे बड़ा कंपार्टमेंट है या सबसे बड़ा पेट कह सकते हैं इसे डेयरी पशुओं में। इसके अंदर भोजन, जैसे ही पशु चारा चरता है तो उसके उपरांत सबसे पहले जो चारा है पशु का वो पेट के अंदर रूमन के अंदर जाता है। रूमन के अंदर ये पेट जो है अपना घूमता है, इसका जो है ना, आगे पीछे और ऊपर नीचे की तरफ, जिससे कि वो भोजन जो है अच्छे से उसके अंदर मिल जाता है, घुल जाता है। जो दूसरा भाग आता है पेट का, उसका नाम है रेटिकुलम। रेटिकुलम की संरचना मधुमक्खी के छत्ते के जैसी होती है, या हम कहें कि जैसे छलनी होती है चाय छालने वाली, उसकी छलनी के आकार का या उसकी शेप का होता है। तो इसके बाद जो तीसरा भाग है पेट का, उसका नाम होता है ओमेजम। ओमेजम में लीफ यानी कि पत्तों जैसी संरचनाएं होती हैं और उसका काम होता है कि रेटिकुलम से भोजन जो टूट गया है, छोटे हिस्सों में हो गया है, उसको खींच कर या एक सक्शन की तरह काम करके अगले हिस्से में यानी कि चौथे और आखिरी पेट के हिस्से में पहुंचाना, जिसका नाम होता है एबोमिज्म। एबोमिज्म को हम ट्रू स्टोमक कहते हैं, यानी कि जहाँ पर एंजाइमेटिक डाइजेशन होता है भोजन का, पशु के चारे का। जैसे कि हमारे पेट में, मनुष्यों के पेट में जिस प्रकार होता है, उसी प्रकार का एबोमिज्म में भी पशु के चारे का डाइजेशन होता है, पाचन होता है। इसके बाद आंत शुरू होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत। और इसके अलावा भी पशु के पेट में हम कहें तो लीवर, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर और इसके अंदर आपका ये मूत्राशय और गर्भाशय भी आखिरी में जाकर ये भी पेट के उसके अंदर ही आता है। जी, तो जो आपने अभी अंग बताए, तो क्या मनुष्य के अंग और पशुओं के अंग दोनों में कोई भिन्नता है? जी हाँ, इनके जो पाचन के जो अंग हैं, जो पेट के जो संरचनाएं हैं वो बिल्कुल अलग हैं और उनकी फिजियोलॉजी भी बिल्कुल अलग है मनुष्य से। इनके पाचन की क्रियाएं भी बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि इनका भोजन भी बिल्कुल हमसे जो है अलग होता है। जो डायरेक्ट हम जैसे ग्लूकोज लेकर अपने शरीर को ताकत दे सकते हैं, पशुओं के अंदर, डेयरी पशुओं के अंदर उसकी एक अलग प्रक्रिया होती है। चारा जो पशु खाता है, मुख्यतः जो फसलों का चारा होता है, हरा चारा, सूखा चारा, उन्हें खाकर पहले जो कंपार्टमेंट होते हैं 3, उनके अंदर मैकेनिकल डाइजेशन होता है, या हम कहें कि उनको छोटे भाग में तोड़ा जाता है। और जो रूमन कंपार्टमेंट होता है, सबसे पहला कंपार्टमेंट, उसके अंदर पशुओं के अंदर जो पेट घूमता है तो उसके पशु चारे के गोले बनाकर वापस से उसके मुख में भेजा जाता है और वो पशु जुगाली करता है। तो इसीलिए इन्हें जुगाली करने वाले पशु भी कहा जाता है। और जुगाली करने के बाद अच्छे से उसके अंदर उसकी लार मिक्स होने के बाद वापस से वो पेट में जाकर पाचन के लिए तैयार होता है। और ऐसे करके वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और आंतों में इसका जो न्यूट्रिशन होते हैं उनका अवशोषण होता है। जी, डेयरी पशुओं में कोई ऐसे कौन कौन से रोग होते हैं जिनका सर्जरी की आवश्यकता होती है? जी हाँ, डेयरी पशुओं के अंदर जो हम बात करें, मुख्यतः हम नवजात शिशु से लेकर चलते हैं, फिर हम डेयरी जो बड़े पशुओं की तरफ चलेंगे। नवजात बच्चों में जो सबसे आम जो इसमें देखा गया है वो अट्रेशिया एनाई होता है। अट्रेशिया एनाई और अम्बलाइकल हर्निया, ये 2 केस मुख्यतः पाए जाते हैं। अट्रेशिया एनाई का मतलब होता है कि एनस का ना होना। जो एनस मतलब जो गोबर का जो द्वार होता है, मल द्वार जिसे हम कहते हैं, वो कई बार नवजात शिशु में बनता नहीं है। वो जन्म से ही वो एक विकार है, जन्मजात विकार है। तो इसके अंदर भी हम शल्य चिकित्सा करके या सर्जरी करके हम उसका एक
ऑपरेशन के द्वारा जो है उसका रास्ता बनाया जाता है, जिसे मल द्वार का रास्ता बनाया जाता है। दूसरा अम्बलाइकल हर्निया नवजात बच्चों में होता है। अम्बलाइकल हर्निया में जो अम्बलाइकस है यानी कि जो नाभि का हिस्सा है उसके ऊपर आपको सोजन महसूस होगा। पशुपालक भाइयों, ये बिल्कुल ध्यान देने योग्य बात है कि वहाँ पर वो सोजन होगा और उस सोजन को आप अगर वापस अंदर डालेंगे, पेट में दबाएंगे तो वो अंदर चली जाएगी और छोड़ते ही वापस आ जाएगी। ये हर्निया का एक मुख्य लक्षण है और इसका भी शल्य चिकित्सा में सर्जरी के द्वारा हम उपचार कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक फॉरेन बॉडी सिंड्रोम होता है, तो वो मतलब मुख्यतः डेयरी पशुओं में ही क्यों पाया जाता है? जी हाँ, ये आपने अच्छा प्रश्न किया है। जैसे डेयरी पशुओं में, जो बड़े पशुओं में हमने नवजात शिशुओं की तो बात कर ली, अब जैसे बड़े पशु जो दुधारू पशु हैं या जैसे जैसे पशु बड़ा होता है वैसे वैसे उसके अंदर अलग अलग तरह के सर्जरी से संबंधित विकार उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे फॉरेन बॉडी सिंड्रोम होता है। फॉरेन बॉडी सिंड्रोम का मतलब होता है कि फॉरेन बॉडी मतलब शरीर के बाहर से कोई भी वस्तु जब हमारे अंदर आती है और वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है तो उसे हम फॉरेन बॉडी कहते हैं। और सिंड्रोम का मतलब होता है कि कई बीमारियों का एक समूह या फिर एक ही बीमारी, एक ही मुख्य कारण होने के कारण कई बीमारियां उससे उत्पन्न हो जाती हैं, उसे हम सिंड्रोम का नाम दे देते हैं। तो इसे फॉरेन बॉडी सिंड्रोम कहते हैं। कई बार क्या है, पशुओं की जो डेयरी पशुओं की जो चरने की या खाने की जो प्रक्रिया है उसे उनकी प्रक्रिया ही इसका एक मूल कारण है इस फॉरेन बॉडी सिंड्रोम का, कि वो कैसे अपने चारे को चरते हैं। ये जो पशु हैं ये जीभ से अपने चारे को उठाते हैं उसको और सीधा अपने पेट के अंदर डाल लेते हैं और बाद में जब उनका पेट भर जाता है तो वो जुगाली के रूप में उस चारे को चबाने के लिए वापस से, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जुगाली करते हैं पशु, तो उस चारे को बाद में वो बैठकर अच्छे से जुगाली करके फिर से वापस पेट में लेते हैं। तो जब वो पशु पूरा चारा एक साथ पेट अपना भरने के लिए लेते हैं तो उस चारे के साथ साथ कई इस तरह की जो फॉरेन बॉडीज़ हैं वो पेट में चली जाती हैं। इनमें सबसे जो आम है वो तारें हैं, जैसे तारें, लोहे की तार, ठीक है, और कील हैं, नट बोल्ट होते हैं और इस तरह की सुई हैं। कई बार ये भी पशु के पेट में चली जाती हैं और जाके बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो आपने बताया कि फॉरेन बॉडी सिंड्रोम, इसका उपचार क्या है? कि कोई ऐसी नौबत ही ना आए कि जिससे हमें इसकी सर्जरी करवानी पड़े, कोई ऐसा घरेलू उपचार? देखिए, फॉरेन बॉडी सिंड्रोम में उपचार से पहले मैं चाहूँगा कि पशुपालक भाई व बहनें अपना पशु के लक्षणों को पहचानना सीखें कि पशु के अंदर किस तरह के लक्षण देखने को मिलेंगे यदि फॉरेन बॉडी सिंड्रोम है। तो इसमें क्या होता है कि पशु को बार बार अफारा आता है और जब वो पशु गोबर करता है वो बिल्कुल ही थोड़ा थोड़ा करके करता है, मतलब कि बिल्कुल सूखा गोबर करेगा और उसकी जो मात्रा है वो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी करके आएगी और पशु जो है चरना पीना बिल्कुल बंद कर देगा, उसके दूध का उत्पादन बिल्कुल घट जाएगा। ठीक है, तो मुख्य लक्षण इसके यही हैं कि बार बार अफारा आता है और दवाई देने पर भी एक बार वो चला जाएगा लेकिन फिर से वापस से बार बार अफारा आ जाता है। जहाँ तक उपचार की बात है, इसमें फॉरेन बॉडी सिंड्रोम में हम एक शल्य चिकित्सा या सर्जरी करते हैं जिसे हम रूमनोटॉमी कहते हैं। रूमनोटॉमी के माध्यम से हम पेट को खोलते हैं, पेट का ऑपरेशन करते हैं और उसके अंदर जो भी फॉरेन बॉडी पड़ी है, जो भी उसके अंदर लोहे की कोई चीज़ है, नट बोल्ट है, जो भी है वो हम निकाल देते हैं। इसमें मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों तरह की फॉरेन बॉडीज मिलती हैं। नॉन मेटेलिक में रस्सी, चमड़ा, ये इस तरह की फॉरेन बॉडीज मिलती हैं। अब आपने पूछा इसके बचाव के उपाय जो हैं, बचाव के लिए इसमें पशु कई बार फॉरेन बॉडी खाता क्यों है? कई बार तो मिनरल की डेफिशिएंसी या खनिज की कमी के कारण पशु जो है जो बिना खाने योग्य चीजें उनको खा लेता है, अखाद्य जिसे हम कह सकते हैं। अखाद्य चीजों को जब खाता है पशु तो वो एक फॉरेन बॉडी का काम करती है। जैसे किसी पशु ने रस्सी चबा ली, चमड़ा खा गया, ठीक है, या फिर कोई कट्टा है रखे रहते हैं वहाँ पर उनके पशुओं के पास, बोरी है वो खा गया। ये क्यों खाता है? खनिज की कमी के कारण। तो किसान भाइयों से मेरा एक तो ये आग्रह है कि पशुओं को खनिज मिश्रण जो है भरपूर मात्रा में उनको डेली उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दिया जाए। दूसरा, इसके अंदर खनिज मिश्रण कितना दिया जाए? 50-50 ग्राम खनिज मिश्रण सुबह शाम पशु को देना चाहिए। एक दुधारू पशु की बात कर रहा हूँ मैं।
और इसके अलावा कोई नोकीली चीज़ या जो मेटेलिक फॉरेन बॉडी जिसे हम कहते हैं, तो मेटेलिक फॉरेन बॉडी अगर वो चारे के जरिए जाती है, चारे में मशीन के पार्ट भी कट के आते हैं, उससे भी जाती है, तो अब अगर चारे के अंदर है तो उसको आप पकड़ने के लिए चुंबक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप घर में चुंबक रखें या किसी लकड़ी के ऊपर उस चुंबक को बांध लें और उस चुंबक को चारा डालने से पहले उस चारे के अंदर घुमाएं, ताकि कोई भी इस तरह की लोहे की चीज़ है वो चिपक कर चुंबक के साथ आ जाए। और लकड़ी के साथ इसलिए बांधें, नहीं तो फिर आपको खुद को भी चोट पहुंचने के चांसेस हैं। तो ये कुछ सावधानियां हैं। पशु का चारा आप हमेशा साफ करके डालें, छान कर डालें और चुंबक का इस्तेमाल करें। विदेशों में तो अब या अच्छे डेयरी फार्म्स में तो ऐसी चुंबक आती हैं जिसे पशुओं को खिलाया जाता है और वो उसके पेट में रहती है। अगर वो कोई फॉरेन बॉडी चली भी जाए तो वो उस चुंबक के साथ चिपक कर आगे जाकर उसको नुकसान ना पहुंचा सके। जी, तो अभी आपने बताया कि किस तरह से उपचार करें। एक डायाफार्मिक हर्निया होता है, वो क्या होता है? ये जैसे मैंने आपको बताया फॉरेन बॉडी सिंड्रोम, तो सिंड्रोम में अलग अलग बीमारियां हो जाती हैं। उसी का एक कहेंगे हम सीक्वल कहेंगे, या फिर ये अलग से भी हो सकता है। इसे डायफ्रैग्मेटिक हर्निया कहते हैं जी। डायफ्राम क्या होता है? पशु के चेस्ट यानी कि छाती और पेट के बीच में एक पर्दा होता है, पर्दे के नुमा स्ट्रक्चर होती है मांसपेशियों की। जब कभी पशु के पेट में अत्यधिक दबाव होता है या फिर फॉरेन बॉडी के कारण उस पर्दे में छिद्र हो जाते हैं जो उसे कमजोर कर देते हैं, बार बार फॉरेन बॉडी वहां पर लगती है, क्योंकि जो रेटिकुलम है उसके अंदर फॉरेन बॉडी जो मधुमक्खी के छत्ते की जैसा है, उसके अंदर फॉरेन बॉडी चिपक जाती है या फंस जाती है और वो रेटिकुलम बिल्कुल डायफ्राम के साथ सटा हुआ होता है जी। और डायफ्राम के दूसरी तरफ छाती की तरफ हार्ट होता है, दिल पशु का, तो वो वहाँ पर बार बार छेदन के कारण वो कमज़ोर हो जाता है। एक तो ये। दूसरा, कई बार पशु जब ब्याता है तो ब्यात के दौरान अत्यधिक दबाव लगता है, जोर लगता है, तो पशु का जो पेट का जो प्रेशर है वो इतना बढ़ जाता है कि वो छाती और पेट के बीच में जो डायफ्राम है उसको रप्चर कर देता है, उसको फाड़ देता है। तो जब ये डायफ्राम रप्चर हो जाता है तो जो रेटिकुलम है, मोस्टली रेटिकुलम उस फटे हुए हिस्से में से छाती की तरफ चला जाता है, तो इसे हम कहते हैं डायफ्रैग्मेटिक हर्निया। और भी कोई ऑर्गन जा सकता है, लेकिन अमूमन जो है रेटिकुलम ही उधर जाता है। तो डॉक्टर साहब, इसका फिर उपचार क्या रहेगा? इसके उपचार के लिए सर्जरी होती है। हिसार में जो यूनिवर्सिटी हमारी है, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज, उसमें शल्य चिकित्सा विभाग में, सर्जरी विभाग में इसका बहुत अच्छा उपचार है, सर्जरी की जाती है डायफ्रैग्मेटिक हर्निया की। उससे पहले उसकी सर्जरी 2 दिन का समय उसमें चाहिए। पहले दिन रूमनोटोमी करके उसका पूरा पेट खाली किया जाता है पशु का, और दूसरे दिन डायफ्रैग्मेटिक हर्निया की सर्जरी की जाती है, जिसमें डायफ्राम जो रप्चर हुआ है, जो फटा है, उसको टाँकों की मदद से या किसी झिल्ली की मदद से उसको भरा जाता है, उसको वो किया जाता है, हर्नियोरेफी जिसे हम बोलते हैं। तो इसमें हमारी यूनिवर्सिटी का, हरियाणा प्रदेश का, पूरे भारतवर्ष में भी काफ़ी नाम है। तो डायफ्रैग्मेटिक हर्निया की सर्जरी यहाँ पर काफ़ी अच्छे से की जाती है जी। तो आमतौर पर जैसे कि पशुओं में कौन कौन से हर्निया देखने को मिलते हैं? जी हाँ, इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, नवजात शिशुओं में अम्बलाइकल हर्निया है जी, और वेंट्रल लेटरल हर्निया है, वेंट्रल एब्डोमिनल हर्निया है। इसके अलावा डायफ्रैग्मेटिक हर्निया का जैसे हमने जिक्र किया जी। एक बड़े पशुओं में, डेयरी पशुओं में जो है पेरिनियल हर्निया की भी शिकायत होती है जी। पेरिनियल हर्निया क्या होता है? जो पशु का मूत्र मार्ग है, जिसे हम मादा पशु का मूत्र मार्ग है, उसके दोनों तरफ सोजन दिखाई देती है या एक तरफ सोजन दिखाई देती है। वो सोजन कभी तो कम हो जाती है, कभी बढ़ जाती है, और उसमें अमूमन दर्द नहीं देखा जाता जी। उस सोजन को अगर आप दबाओगे तो वो अंदर चली जाएगी, और छोड़ोगे, उस पर प्रेशर हटाओगे तो वो सोजन वापस आ जाएगी। तो ये लक्षण पहचानना बहुत ज़रूरी है पशुपालकों के लिए, तभी वो आप अपने डॉक्टर को बता सकते हैं, क्योंकि पशु तो बोलकर बताते नहीं हैं जी। तो ये पेरिनियल हर्निया होता है। इसमें क्या होता है? ये भी अमूमन देखा जाता है ब्याने के कुछ दिन के बाद। जब पशु ब्याता है, जो डेयरी पशु है, गाय है, भैंस है, जब उसका ब्यात होता है, उस टाइम पे अत्यधिक दबाव के कारण ये जो मांसपेशियां हैं ये फट जाती हैं।
और मांसपेशियों के फटने के कारण वहाँ पर जो अमूमन जो है, जो ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर जो है, मूत्राशय जो है हमारा, ये पशु का, ये उसमें दिखाई देता है। वो उस फटी हुई हर्निया की जगह से बाहर आ जाता है, वही हमें सोजन के रूप में दिखाई देता है। जब पशु पेशाब कर लेता है तो सोजन कम हो जाती है। ये अभी बात पशुपालक गौर करें कि वो सोजन अमूमन क्या होगा कि पेशाब कर लेगा पशु तो सोजन कम हो जाएगी, और जब पेशाब नहीं कर रहा होगा या फिर काफ़ी टाइम हो गया होगा तो सोजन बढ़ जाएगी। तो ये इस तरह के लक्षण यदि दिखाई देते हैं मूत्र मार्ग के दोनों तरफ या एक तरफ, तो उसे पेरिनियल हर्निया कहते हैं। अब इसकी सर्जरी जहाँ तक है तो पेरिनियल हर्निया की भी सर्जरी संभव है, और इसकी सर्जरी करके हम उसका पशु को वापस नॉर्मल प्रोडक्शन पे और रिप्रोडक्शन पे ला सकते हैं। जी, एक इंस्टेटाइनल टोरेशन होता है, वो क्या होता है और उसकी सर्जरी कैसे की जाती है? इंटेस्टाइनल टोर्शन का मतलब होता है आंतों का बल खा जाना। देसी भाषा में हम बात करें तो आंतों में बल पड़ जाता है या आंतें एक दूसरे में उलझ जाती हैं। इसमें 2-3 कंडीशन होती हैं। या तो एक आंत का हिस्सा दूसरी आंत में चला जाता है, आंतें मूव करती हैं, चलती रहती हैं, तो वो एक आंत का हिस्सा दूसरी आंत में चला जाता है, या फिर आंत अपने ही एक्सिस के ऊपर घूम जाती है, जिसे हम टोर्शन कहते हैं जी। तो आंतों का घूमने के कारण क्या होता है, पशु को गोबर का बंध लग जाता है। पशु गोबर नहीं कर पाता, जिसे हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, या गोबर का बंध पड़ गया, हम देसी भाषा में बात करें तो गोबर का बंध लगने से पशु चरना पीना भी बंद कर देगा, गोबर नहीं आएगा और उसके प्रोडक्शन पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है। तो इस तरह की अगर आपको लक्षण दिखें पशुपालक भाइयों को, इसमें भी आफरा भी आ सकता है, ठीक है ना। और गोबर की जगह म्यूकस आती है, जैसे मवाद जैसी चीज़, जैसे मवाद जैसी कुछ आएगी, जो संरचना उसकी वैसी होती है, गोबर नहीं आता है। तो इस तरह के लक्षण अगर दिखाई दें तो उस पर हम शक कर सकते हैं कि इसमें आंतों का घुमाव हो गया है या इंटेस्टाइनल टोर्शन हो गया है। इंटेस्टाइनल टोर्शन के लिए हम राइट फ्लैंक लेप्रोटोमी करके उसमें इंटेस्टाइनल टोर्शन को रिलीव कर सकते हैं, इंटेस्टाइनल टोर्शन को हम दुरुस्त कर सकते हैं। इसमें कई बार क्या होता है कि यदि केस पुराना हो गया है, काफ़ी पुराना हो गया है, तो आंतों में भी कई बार प्रेशर के कारण, खून का दौरा बंद होने के कारण नेक्रोसिस हो जाता है, आंतें गल भी जाती है। तो उस हिस्से को काट कर भी हम दूसरी आंत से, जो स्वस्थ आंत है, वहाँ तक इस हिस्से को काट कर वापस से ऑपरेशन करके उसे जोड़ा जाता है। तो इस तरह की समस्याएं भी बहुत गंभीर हैं और ये जानलेवा भी हैं। तो पशुपालक भाई इस बात को ज़रूर गौर करें कि यदि इस तरह की समस्याएं दिखाई दे रही हैं आपके पशु में, तो तुरंत संपर्क करें, ताकि समय पर उसका जांच करके उसका निदान किया जा सके और उसका उपचार भी किया जा सके। जी डॉक्टर साहब, इसके अलावा कोई ऐसा रोग जो पशुओं में होता है और उसका उपचार क्या रहेगा, ये भी आप हमारे किसान भाइयों को बताएं। जी हाँ, इसके अलावा शल्य चिकित्सा में जैसे फॉरेन बॉडी सिंड्रोम में ही बताया हमने, उसमें क्या होता है, फॉरेन बॉडी में जब वो फॉरेन बॉडी रेटिकुलम वाले भाग में जब चली जाती है तो वो बार बार छाती के पर्दे यानी कि डायफ्राम के ऊपर भेदती है, और उसके कारण क्या होता है, जो हार्ट होता है पशु का, वहाँ पर भी बार बार चोट लगती है। तो उसके कारण पेरिकार्डाइटिस हो जाता है, जिसे हम TRP, ट्रोमेटिक पेरिकार्डाइटिस, TPV कहते हैं। तो पेरिकार्डाइटिस के अंदर क्या लक्षण आएंगे, इसमें लक्षण थोड़े बदल जाएंगे। पशु में बार बार आफराना, इसके साथ साथ अगले पैरों के बीच में, पशु के जो अगले पैर होते हैं उनके बीच में सोजन इकट्ठी हो जाती है, नीचे की तरफ वेंट्रल पार्ट में, बॉडी के जो नीचे की तरफ का हिस्सा है उसमें सोजन यानी कि पानी भरना, अगले पैरों के बीच में पानी भरने लग जाता है, ये इसका प्रमुख लक्षण है। और पेरिकार्डाइटिस के अंदर फॉरेन बॉडी में एक्सरे करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें पता चल सके कि फॉरेन बॉडी हार्ट तक पहुंची है या नहीं, और यदि वो हार्ट में पहुंच गई है तो उसकी थोरैकोटोमी की सर्जरी की जाती है। यदि नहीं, यदि उसका हिस्सा रूमन में ही है या रेटिकुलम में ही है इसका हिस्सा, तो हम रूमनोटोमी करके एक सिंपल सर्जरी करके उसको हम निकाल सकते हैं। और पेरिकार्डाइटिस को टेम्परेरी रिलीफ देने के लिए थोरैकोसेंटेसिस एक प्रोसेस होती है, जिसमें कि रिब्स के बीच में छोटा सा एक कट लगाकर
थोरेकोसेंटेसिस निडल के जरिए उस फ्लूइड को, जो पेरिकार्डियम में जो इन्फ्लामेटरी फ्लूइड भर गया है, जिसे हम कहते हैं रोस मारने के कारण, देसी भाषा में रोस मारने के कारण क्या होता है, हार्ट के चारों तरफ फ्लूइड भर जाता है, पानी भर जाता है, रोस का फ्लूइड पानी भर जाता है। उस पानी को हम अगर निकाल देंगे थोरेकोसेंटेसिस से, तो एक बार पशु को कुछ समय के लिए टेम्परेरी रिलीफ मिल जाता है, ताकि पशु थोड़ा स्वस्थ हो सके और ऑपरेशन के लायक हो सके। इसकी भी हम आगे सर्जरी कर सकते हैं। इसके अलावा फॉरेन बॉडी के कारण रेटिकुलम में रेटिकुलर एब्सेस भी हो जाती है। रेटिकुलर एब्सेस क्या होती है, कोई कील या कोई फॉरेन बॉडी अगर रेटिकुलम में है तो वहाँ पर बहुत सारे कीटाणु भी होते हैं, उसके कारण वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है और वो फॉरेन बॉडी के चारों तरफ एक एब्सेस यानी कि फोड़ा टाइप का बना लेता है, जिसे हम कहें देशी भाषा में फोड़ा बन जाता है पेट के अंदर। और उसके कारण क्या होता है, पेट जो है वो रेटिकुलम अपना कार्य संपूर्ण रूप से या सुचारू रूप से नहीं कर पाता है, पाचन क्रियाएं घट जाती हैं, पशु चरना छोड़ देता है, बार बार आफराता है और गोबर में वही समस्या आती है कि पशु गोबर जो है बिल्कुल थोड़ी मात्रा में या थोड़ा थोड़ा करके करता है, बार बार में करता है। इसके अलावा इसमें क्या करते हैं, रूमनोटॉमी करके ही, रूमनोटॉमी ऑपरेशन के थ्रू ही हम रेटिकुलर एब्सेस को अंदर ही इंसाइज कर देते हैं उसको, या हम उसको ड्रेन कर देते हैं, कहीं हम इंसाइज करके ड्रेन कर देते हैं और उसको एसेप्टिकली उसको लगाकर उसमें बीटाडीन उसको हम ठीक करते हैं और ड्रेन करने के बाद पशु सुचारू रूप से चरने लग जाता है, उसकी पाचन क्रियाएं जो है वापस से नॉर्मल हो जाती हैं। तो किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने हमारी इतनी अच्छी जानकारी दी, अवश्य ही आप इनकी जानकारी से लाभान्वित हुए होंगे। हम ऐसे ही एक नए विषय पर नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार।